आज हम टॉपिक लेके आए हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने यह बताया कि दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको नियम के द्वारा प्रस्तुत किया था, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था? इस नियम के अनुसार यही था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि दो स्थिर आवेश हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है। दो बिंदु आवेश हैं जिन पर आवेश की मात्रा पहले पर Q1 दूसरे पर Q2 और दोनों के बीच की दूरी R है, स्मॉल r। तो इनके बीच मान लीजिए दोनों समान आवेश हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। तो मान लीजिए कि दोनों आवेशों में जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। तो इस F का मान कूलाम के नियम के अनुसार F का मान, ये F जो बल होता है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, Q1 गुणे Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इस तरह से संबंध बताए थे कूलाम के नियम के अनुसार। तो इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते तो एक नियतांक आता है। तो इस तरह से होता है F बराबर K Q1 गुणे Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी और बल के मात्रक पर निर्भर करती है। तो इसमें देखा गया है यदि बल का मात्रक न्यूटन में, आवेश का मात्रक कूलाम में और उनके बीच की दूरी का मात्रक मीटर में रखा जाए तो K का मान इतना आता है। K बराबर आता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक K का मान आता है। तो इस तरह से ये सूत्र बदल जाएगा, F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला इसमें आता है। अब यहाँ से एक कूलाम आवेश को भी परिभाषित कर सकते हैं इस वाले फार्मूला से। किस तरह से? यहाँ पर लिख दें कि यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम और उनके बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर, तो F बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन। इस सब का मान 1 गुणे 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो F बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन। तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं एक कूलाम आवेश निर्वात में स्थित, एक कूलाम आवेश निर्वात में स्थित 1 मीटर की दूरी पर उसी परिमाण के सजातीय आवेश के बीच लगने वाला बल 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन होता है। तो आवेश 1 कूलाम कहलाता है। या इस तरह से परिभाषित करते हैं कि 1 कूलाम वह आवेश है
जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे एक ही परिमाण के सजातीय आवेश के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इस तरह से परिभाषा हो जाएगी। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एक कूलाम आवेश के जो बीच बल लगता है और 1 ही मीटर की दूरी पर रखने पर जो बल लगता है उसका मान इतना होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अन्य बलों की तुलना में जो वैद्युत बल होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है या बहुत ही प्रबल होता है। तो इसके बाद आगे हम लोग इस नियतांक का मान 9 × 10⁹ आता है। तो इसको सुविधा की दृष्टि से अन्य संकेतों में लिखा जाता है। इस तरह से बताते हैं। के को इस तरह से लिखते हैं 1/4πε0 या ε0। इसका जो ε0 है इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस तरह से अनुक्रमानुपाती नियतांक का स्वरूप इसके रूप में आ सकता है 4πε0 के रूप में। तब यहाँ फार्मूला बदल जाएगा, के की जगह हो जाएगा 1/4πε0 या ε0 Q1 Q2/r²। तब ये कूलाम के नियम के अनुसार ये मुख्य फार्मूला आएगा। इस समीकरण के अनुसार हम लोग ε0 का आंकिक मान तथा मात्रक देखेंगे। वो देखिए कैसे आएगा। हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। अब यहाँ से ε0 का मान निकाल सकते हैं हम लोग। ε0 बराबर हो जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इनका मान रख देंगे। 1/4π का मान होता है 3.14 × 9 × 10⁹। अब ये मात्रक पलटेगा, कूलाम वाला ऊपर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, गुणा करके 1 में भाग देंगे तो इसका मान आता है 8-12 है। इसका 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन मान का आंकिक मान इतना हो गया और ये इसका मात्रक हो गया। ये है ε0 यानी निर्वात की विद्युतशीलता का आंकिक मान और उसका मात्रक। आगे इसके बाद सीखेंगे उसका बीमी सूत्र निकालना। अब उसका बीमी सूत्र क्या होगा? अब यहाँ से ε0 का मान निकालेंगे इस फार्मूले से, तो आएगा
Q1 गुणे Q2 अपान 4 पाई इंटू F इंटू R स्क्वायर। ये इसका आंकिक मान आएगा एप्सिलॉन नॉट का। फिर इसमें इसका मान निकाल सकते हैं हम लोग, इसका बीमा रख के उसका बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा इस तरह से बड़े कोष्ठक में कर देंगे, बराबर हो जाएगा Q1 और Q2 की बीमा। तो Q आवेश है तो कूलाम की बीमा 80 होता है, तो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई नियतांक है, इसकी कोई भी मान नहीं, F का होगा mL t पावर -2, R का होगा L स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो m पावर -1 L पावर -3 t पावर, यहाँ 2 पावर है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 4, और a की पावर 2। ये इसकी बीमा होगी एप्सिलॉन नॉट की। इसके बाद हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये टॉपिक है हम लोगों का। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश एक दूसरे पर बल, वैद्युत बल लगाते हैं। यदि समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण बल होता है, विपरीत आवेश हो तो आकर्षण बल होता है। तो उसी तरह से किसी भी वैद्युत आवेश या वैद्युत आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी आवेश है, धन आवेश है, तो इसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र होगा। मान लीजिए कि इस तरह से क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेश, मान लीजिए धन आवेश या ऋण आवेश जो भी हो, कोई धन आवेश आए तो यहाँ, मान लीजिए धन आवेश है तो यहाँ प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, और यहाँ पर इस सीमा के बाहर रहे तो किसी भी बल का अनुभव नहीं करे। तो यही जो क्षेत्र इसका कहलाता है, इसके चारों ओर का, यही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इसके वैद्युत बल का प्रभाव केवल इसके क्षेत्र के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो ऐसे ही क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे आता है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बाहरी आवेश है, दूसरा आवेश है, इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर गतिशील करा सकते हैं, गतिशील रख सकते हैं। ऐसा क्यों? जैसे देखिए समझा दें। ये मान लीजिए कोई भी धन आवेश है, इसके चारों ओर मान लीजिए इतना वैद्युत क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश रखेंगे तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो मान लीजिए कोई भी धन आवेश ले लेते हैं, तो धन आवेश को जैसे इसके क्षेत्र में रखेंगे तो यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, या ऋण आवेश को रखेंगे आकर्षण बल कार्य करेगा।
तो उस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के प्रभाव कारण वह गतिशील होगा, वह निरंतर गति करने लगेगा, तो एक मार्ग बनाएगा। तो उसी मार्ग को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसी को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ धनावेश रखेंगे, धनावेश से दूर हटेगा और प्रतिकर्षण बल कारण ये आगे बढ़ता जाएगा, तो जो इनके मार्ग की दिशा होगी इस धनावेश से दूर की तरफ होगी, तो उसको रेखाओं की तरफ प्रदर्शित कर देंगे, तो उसको बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये वैद्युत बल रेखाएं सीधी भी होती हैं, वक्री भी होती हैं। अब वह आवेश के मार्ग, गति के मार्ग के आधार पर निर्भर करती हैं कि किस तरह से गति है, तो उसी तरह से बल रेखाएं इसके मिलती हैं। तो यहाँ बल रेखाएं किसी भी आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें बल रेखाएं खींचने के लिए एक परीक्षण आवेश लिया जाता है, वो भी धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज इसको कहते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग उस वैद्युत क्षेत्र में आसानी से बल रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे कोई धन आवेश है तो इसके चारों ओर बल रेखाएं खींचना है, तो यहाँ कोई भी परीक्षण धनावेश रखेंगे तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो यानी इससे दूर हटेगा तो उसके मार्ग की दिशा इस तरह से रहेगी, दूर की तरफ, तीर द्वारा दिखा देंगे। इधर रखेंगे तो इस तरफ होगी, यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगी, इस तरफ रखेंगे इधर से हो जाएगी। यानी इस तरह से देखा जाए कि धन आवेश से जो बल रेखाएं खींची जाती हैं वह धन आवेश से दूर की तरफ निकलती हैं। ये बल रेखाएं हैं, इनको और बढ़ाएंगे, इनका विस्तार होगा और जहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र होगा वहीं तक ये बल रेखाएं मिलेंगी, उसके बाहर नहीं मिलेंगी। इसी तरह से ऋण आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं उसको खींचा जाए तो वही धन आवेश परीक्षण, धन परीक्षण आवेश लेंगे। तो यहाँ धन आवेश रखेंगे तो इससे दूर रखेंगे, क्षेत्र के अंदर रखेंगे, किसी भी बिंदु पर रखेंगे तो वहाँ आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी वो आवेश को अपनी तरफ खींचेगी, तो उसके मार्ग की दिशा आवेश की तरफ होगी। इसी तरह से ऊपर भी रखेंगे तो इस तरह से बल रेखाएं मिलेंगी। ये बल रेखाएं हैं, बहुत सी बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कोई भी धन आवेश के चारों तरफ जो बल रेखाएं होती हैं उस आवेश से दूर की ओर होती हैं या बाहर की तरफ होती हैं, और जो ऋण आवेश होता है उस पर बल रेखाएं आवेश की तरफ होती हैं, यानी उसी ओर होती हैं। अब यदि आवेशों का निकाय लिया जाए जिसमें या तो समान आवेश लिया जाए या विपरीत आवेश लिया जाए, तब उसमें देखिए बल रेखाएं कैसे मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि एक धन आवेश लिया जाए और एक ऋण आवेश लिया जाए, तो यहाँ बल रेखाएं क्या हो गई, अब इसके समीप रखेंगे तो बल रेखाएं धन आवेश से दूर की तरफ होती हैं, ऋण आवेश की तरफ होती हैं। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे कोई भी आवेश, इसके समीप रखेंगे धन आवेश के समीप, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जो ऋण आवेश है उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस तरह से बल रेखाएं वक्री हो जाएंगी और इसकी दिशा धन से ऋण की तरफ हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में रहेगी इस तरह, और इस तरह से दूर हट जाएंगी बल रेखाएं। और ऋण आवेश की तरफ होंगी, ऐसे दिखा सकते हैं बल रेखा। तो ये बल रेखाएं कुछ भाग वक्री होती है, कुछ सीधी रेखाओं में। अब यदि समान आवेश लिया जाए या तो धन लिया जाए या ऋण लिया जाए,
तब वो देखिए उसका चित्र कैसे होगा। यहाँ पर समझ सकते हैं हम लोग धन आवेश और दूसरा भी धन आवेश लेंगे तो यहाँ बल रेखाएं दूर हटेंगी, इस तरह से दिखाई देंगे। आवेश से दूर की तरफ निकलेंगे और इन दोनों आवेश के बीच में, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ऐसा बिंदु होगा जहां पर परीक्षण धनावेश रखेंगे तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वह समान होगा। तो यहाँ उदासीन बिंदु मिल सकता है, यह न्यूट्रल पॉइंट, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच में। यदि आवेश का परिमाण अलग अलग है तो ये जो उदासीन बिंदु होगा कम परिमाण वाले आवेश की तरफ विस्थापित हो जाएगा। जैसे मानिए इधर आवेश की मात्रा कम है तो यन मध्य में न होके इधर चला जाएगा। यदि आवेश की मात्रा होगी तो उदासीन बिंदु इसके मध्य बिंदु में मिलेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि दो ऋण आवेश हैं तब बल रेखाएं कैसे मिलेंगी। हम लोग जानते हैं कि कोई भी धन आवेश यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ प्रतिकर्षण और आकर्षण और बल कार्य करेगा। तो मान लीजिए कि दोनों की आवेश की मात्रा यदि बराबर है तो यहाँ उदासीन बिंदु मिलेगा इसके बीच में। फिर जो बल रेखाएं होंगी वह इस तरह से मिलती जाएंगी, ऋण आवेश की तरफ चले जाएंगे। तो ये तमाम तरह की बल रेखाएं हैं जिसको हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब इस तरह से बल रेखाओं की परिभाषा की हुई कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। कहीं सीधी रेखा है, कहीं वक्र के रूप में है। निष्कोण वक्र है जो उस वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश के मार्ग को प्रदर्शित करती हैं या मार्ग के अनुसार चलती हैं। किसी भी बल रेखा के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहाँ धन आवेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करती है या उसके मार्ग की दिशा को बताती है। तो ये है बल रेखाएं। अब आगे हम लोग सीखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसमें मुख्यतः 5 गुण पाए जाते हैं वैद्युत बल रेखाओं के। पहला यही गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। या कर सकते हैं कि धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर चली जाती हैं। दूसरा गुण होता है कि बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करते हैं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा इसमें है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं हैं या धन आवेश की गति की 2 दिशाएं संभव नहीं है। तो तीसरा गुण यही है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। चौथा, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ती हैं, सिकुड़ी ही प्रतीत होती हैं। जैसे हम बताएं ना कि 2 धन आवेश लेंगे तो एक धन आवेश एक ऋण आवेश, तो बल रेखाएं बीच में ऐसे
लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ी रहती है, या ये उस समय और समान आवेश रहता है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि समान विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगला गुण होता है 5वां गुण कि ये बल रेखाएं वैद्युत आवेशों के लंबवत एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे धन और दो धन आवेश लिए थे, तो उनके बीच जो बल रेखाएं थी एक दूसरे के लंबवत दूर हट रहे थे ऊपर की तरफ, और उन्हीं के बीच में उदासीन बिंदु मिल रहा था। 2 ऋण आवेश लिए थे, उसमें भी बल रेखाएं दूर हट रही हैं, एक दूसरे से दूर हटते हुए ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। वहाँ पर भी उदासीन बिंदु उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विपरीत समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये 5 गुण हैं बल रेखाओं के। फिर इसके बाद आगे